जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भाई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के। और शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं आज का पहला ही क्वेश्चन। इससे पहले कि मैं क्लास आरंभ करूं, कल भाई किसी कारण से आपकी क्लास बीच में जो क्वेश्चंस थे वो आपके रह गए हैं, तो कोशिश करूंगा आज उनको कंप्लीट कराने की, उनको भी जो कल वाले आपके पेंडिंग उनको भी। तो शुरू करते हैं अपना समय खराब ना करते हुए आज की क्लास। लेते हैं पहला ही क्वेश्चन जो कि आपका चर्चा का विषय बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 भाई आपका क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एस मुंद्रा। एस आपके जो मुंद्रा है ये चर्चा में है भाई, चर्चा में है। एस जरूरी बात है, जब कोई व्यक्ति चर्चा में होता है या तो वो कोई पद ग्रहण करता है या वो किसी पद को छोड़ रहा होता है। जैसे आज की क्लास में हम बात करेंगे एस मुंद्रा भी चर्चा में है आपके, यानी बैजल साहब भी आपके चर्चा में है, केरल की विधानसभा आपकी चर्चा में है, और भी काफी क्वेश्चंस हैं। H2 आपका जो HS200 ये क्या है, इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपके बीच में यहाँ पर निकल करके आने वाली। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं ये जो एस मुंद्रा साहब हैं ये क्या बन गए भाई, चर्चा में क्यों है। तो 17 मई 2022 भाई, 17 मई 2022 को मुंद्रा साहब को आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE प्राइवेट जो लिमिटेड है, BSE जो लिमिटेड है, इस लिमिटेड के क्या बना दिए गए हैं, अध्यक्ष बना दिए गए हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे ये। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपका BSE जो लिमिटेड है इसके अध्यक्ष बनाया गया है। क्या बनाया गया भाई, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ध्यान रखेंगे इस बात को, क्योंकि आप लोगों से यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब बात आती है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपका चलता कहां पर है। तो सीधी सी बात करिए, आपको पता स्टॉक एक्सचेंज कहां पर चलता है आपका, तो ये मुंबई के अंदर में, मुंबई में चलता आपका भाई। और मुंबई की भी मैं अगर बात करूं तो कहां पर चलता आपका ये, दलाल स्ट्रीट के अंदर में, स्ट्रीट के अंदर ये आपका चलता है। अब बात आती है कि इन्होंने इनकी जगह पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष थे कौन, यानी कि इन्होंने किसका स्थान लिया, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है आपको। तो ये पब्लिक इंटरनेट डायरेक्टर थे पहले मुंबई BSE में। तो इससे पहले तो ये ले ले आप लोग, इन्होंने स्थान किसको, रिप्लेस किसको किया इन्होंने, तो ये है न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन। न्यायमूर्ति जो आपके विक्रमजीत सेन है, विक्रमजीत सेन को इन्होंने क्या किया है, बदली किया है कह सकते हैं, या किसके स्थान पर आए हैं ये आपके, तो ये न्यायमूर्ति विक्रमजीत के स्थान पर आए हैं। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां पर बनता है, पूछ लेंगे कि इनसे पहले कौन थे, तो न्यायमूर्ति विक्रमजीत जी थे, और अब कौन आ गया आपके, एस मुंद्रा साहब आ गए। अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों का यहां पर, इन्होंने BSE के जनहित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो कब किया गया था ये देखेंगे, जनवरी 2018 में भाई, मुंद्रा साहब को जनवरी 2018 में, जनवरी 2018 में ये जुड़े हुए हैं इसी संस्था से भी आपके, इसी। तो 2018 में इन्हें BSE के जनहित निदेशक के तौर पर इनको नियुक्त किया गया था। निदेशक भाई सीधा सा पूछे तो इससे पहले क्या थे ये, तो इसी BSE में जनहित निदेशक के तौर पर ये आपके काम कर रहे थे कौन, SS मुंद्रा साहब। अगला क्वेश्चन आता है आपका बड़ा शानदार सा भाई, यहां पर पूछा जाता है कि ये जो कार्यकाल रहेगा ये कितना रहेगा। यहां पर पूछा जाता है कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है दलाल स्ट्रीट के अंदर कह सकते हैं आप, जो यहाँ बंबई के अंदर है, ये आपको किसके अंडर काम करती है, ये सारी चीजें आपकी यहां पर निकल करके आने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका भाई, 30 जुलाई 2017 को 3 साल के कार्यकाल के बाद रिजर्व बैंक के डिप्टी के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। यानी कि पहले क्या थे आपके, इससे पहले क्या थे, तो 30 जुलाई 2017 को ये आपके क्या रहे भाई, आरबीआई के डिप्टी कह सकते हैं आप, क्या आरबीआई के डिप्टी के रूप में सेवानिवृत्त हुए। डिप्टी के रूप में इन्होंने काम किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी निदेशक के रूप में इन्होंने प्रबंधक के रूप में काम किया। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाएगा भाई, ठीक है। चलिए
अब बात आती है कि जो एसएस मुंद्रा साहब हैं, जिन्होंने किसका स्थान लिया, आपका न्यायमूर्ति विक्रमजीत साहब का स्थान लिया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के तौर पर अब ये काम करेंगे। विक्रमजीत साहब इससे पहले क्या थे, जनवरी 2018 से आपके जनहित निदेशक के रूप में ये काम करते थे। साथ ही आरबीआई के डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर भी ये रहे। 30 जुलाई 2017 को ये इस समय आपके ये सेवानिवृत्त हुए थे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके जो आपकी बात करें इस जो आपका बॉम्बे एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी की भी अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपके कहां पर है भाई, ये भी ध्यान रखेंगे, आपके सारे के सारे बंबई के अंदर हैं। अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि इनकी ये किसके अंडर काम करती हैं, तो आपका सेबी के अंडर ये काम करते हैं। किसके अंडर काम करते हैं भैया, आपका ये सेबी। तो वर्तमान में हम कह सकते हैं सेबी के अध्यक्ष कौन है, सेबी के अंडर ये काम करते हैं। तो पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवी पुरी पुच, जो कि कौन है आपकी माधवी पुरी बुच जो है, ये क्या बनी है, स्टॉक एक्सचेंज या सेबी की, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन बन जाता है, प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड में, प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला, विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन आपकी, तो वो है माधवी पुरी बुच। ध्यान रखना, सेबी की जो अध्यक्ष हैं ये। अब बात आती है कि सेबी के पहले अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि सेबी से इसका सीधा सा संबंध है किसका भाई, आपका स्टॉक एक्सचेंज का, जो कि चलता है, आपको पता है इस बारे में। चलिए तो इसकी बात करते हैं। सेबी के जो पहले अध्यक्ष हैं एस.ए. दुबे भाई, एस.ए. दुबे सीधा सा पूछ लेगा आप लोगों से, हिस्ट्री का क्वेश्चन बना के पूछ लेगा, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बना के पूछ लेगा। आपको पता है एस.ए. दुबे प्रथम अध्यक्ष सेबी के, प्रथम अध्यक्ष सेबी के। अब क्वेश्चन अगला ये निकल करके आता है, सेबी की स्थापना कब की गई थी, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर बन जाता है। ये क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। अब बात आती है कि जो ये कार्यकाल होता है, ये सेबी के अध्यक्ष का जो कार्यकाल अभी का अगर हम बात करते हैं तो कितना भी आपका 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो जाए, ये सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। क्या भाई, 5 वर्ष या 65 ईयर जो भी पहले हो जाए, यही आपका बनता है। चलो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की थोड़ी सी बात करते हैं। एक बार देखिए, यहां पर हमने बात करी कि किसके अंदर काम करता है, तो ये आपका प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के अंदर, प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अंदर आपका अंडर काम करता है, और इस पर हमने बात करी। अब बॉम्बे स्टॉक जो एक्सचेंज है, ये जो प्राइवेट लिमिटेड है, इसकी बात करें, ये भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है, कह सकते हो इसे बस बीएसई लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। एक भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है, दलाल स्ट्रीट मुंबई, मैंने आपको बताई दिया। स्थापना की बात करते हैं तो 1875 में इसकी स्थापना की गई। स्थापना पूछे बीएसई की, तो स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1875 में इसकी स्थापना हुई है, ये भी ध्यान रखेंगे भाई। स्थापना किसकी, बीएसई की स्थापना की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ओके। दुनिया का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। दुनिया का सबसे, एक बार मेरे को थोड़ा सा ना भाई, थोड़ा सा मेरे को एक बार रफ करना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। इसको ऐसा दुबे प्रतिभूति विनिमय बोर्ड को एक बार और माधवी पुरी बुच को एक बार रफ कर रहा हूं भाई, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते रहें, या स्पीड अगर स्लो है तो थोड़ा सा फास्ट कर ले भाई, और अगर लगता है कि स्पीड तेज है तो आप स्लो कर सकते हैं। चलिए, यहां पर बात आती है कि दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है कौन सा, एशिया का। देखिए पहले लिखेंगे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है आपका ये कौन सा भैया, आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। साथ ही हम बात करते हैं दुनिया का सबसे पुराना, अगर मैं बात करूं तो दुनिया का सबसे पुराना कौन से नंबर का रहेगा भाई आपका, दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, दुनिया का 10वां, कौन से नंबर का, 10वां सबसे पुराना आपका, यानी कि 10वां, दोनों तरीके से मैंने लिख दिया, स्टॉक एक्सचेंज है भैया आपका। ठीक है, कुल बाजार पूंजीकरण में दुनिया का 8वां सबसे बड़ा, पूंजीकरण के हिसाब से भाई आपकी बात करते हैं, पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया का आप कह सकते हैं दुनिया का कौन से नंबर का, 8वां सबसे बड़ा भाई, 8वां सबसे बड़ा, यानी कि सबसे ज्यादा पूंजी यहां पर लगी हुई है, जिसका बाजार मूल्य कितना भाई, 276.713 लाख
आपका करोड़ रुपए यहां पर इसकी क्या है कीमत है भाई, करोड़ लाख करोड़ रुपए इसकी कीमत है। ठीक है, चलो बात करी हमने किसकी बात करी भाई, हमने बात करी, पहला क्वेश्चन था एसएस मुंद्रा साहब चर्चा में रहे हैं, ये आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के क्या अध्यक्ष चुने गए 17 मई 2022 को इनके बारे में बताया गया है भाई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बीएससी, ये आपके लिमिटेड है भाई, न्यायमूर्ति विक्रमजीत साहब को क्या कर रहे हैं, आपके रिलीफ कर रहे हैं। जनवरी 2018 से आपके ये इस फील्ड से जुड़े हुए थे, 2017 में डिप्टी उसके पद से क्या हुए थे, रिटायर हुए थे आरबीआई से, ध्यान रखेंगे 30 जुलाई 2017 को। सेबी की बात करें तो जो किसके अंडर काम करता है, आपका सेबी के अंडर काम करता है। एशिया का सबसे बड़ा अगर मैं पूछूं तो आपका स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही है, यही अभी दुनिया का सबसे पुराना 10वां कह सकते हो, और दुनिया का पूंजीकरण के मामले में सबसे बड़ा 8वां कह सकते हो, और साथ ही सेबी की प्रथम महिला माधवीपुरी है। कीमत की बात करें पूंजीकरण के हिसाब से तो 276.713 करोड़ यहां पर क्या है भाई आपका बनता। साथ ही हमने बात करी बीएससी की स्थापना की, अगर हम बात करते हैं तो 1875 में इसकी स्थापना की गई, मुंबई दलाल स्टेट के अंदर आपकी इसकी स्थापना की गई, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात आता है मुंबई किसकी राजधानी है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है मुंबई आपको पता है महाराष्ट्र की राजधानी है, वाणिज्य राजधानी, ध्यान रखेंगे वाणिज्य राजधानी है। वाणिज्य राजधानी से क्या समझते हैं भाई आप लोग, बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्हें ये नहीं पता होगा कि वाणिज्य राजधानी होती क्या है, जहां पर पैसे से संबंधित यानी कि पैसे अर्थव्यवस्था की वहीं से रोटेशन होती है। आपका आरबीआई के अध्यक्ष की, आरबीआई के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ये भी आपका कहां पर है, यहीं पर है। कौन से द्वीप पर बसी मुंबई आपकी, तो सालसेट द्वीप पर बसी है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अंग्रेजों के अधीन कब हुई थी भाई आपकी ये, तो 1661 के अंदर इन्हें दहेज में मिली थी मुंबई, ध्यान रखेंगे। दहेज में किसने दी थी भाई, पुर्तगालियों ने दी थी। ये अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों के, तो ये भी आपके बीच में पता होना चाहिए। ये थी पहली फिल्म सिटी देश की, कह सकते हो बड़ी फिल्म सिटी आपकी, ये भी आपकी कौन सी है, तो मुंबई भी आपकी फिल्म सिटी है। चलिए, साथ में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दलाल जो आपकी स्ट्रीट है, ये सारी की सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। एक बार रफ कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है भाई। चलिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे अब हम, जो कि आपका चर्चा के अंदर है भाई। आप एक एक पॉइंट को, एक एक क्वेश्चन को डाल के देखेंगे तो थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद आप अपने आप को ये सोचेंगे कि हमने इतना सारा कुछ याद हो गया, या इतने सारे कुछ क्वेश्चन हमारे बीच में बन चुके हैं। ये भी बड़ा अच्छा आपको लगेगा अगर आप क्वेश्चन नंबर डाल करके चल रहे हैं तो, हर उसके ऊपर भाई। ठीक है, चलिए भाई, अभी हाल ही में आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि चर्चा में है, चीन किस अंतरराष्ट्रीय बैठक की मेजबानी कर रहा है, जिसमें रूस भी यूक्रेन युद्ध के बाद भाग ले रहा है। चलिए, पहले तो ये कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि चीन किस अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन है, अंतरराष्ट्रीय बैठक की मेजबानी कर रहा है, या सम्मेलन की बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसको आप सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कह सकते हो भाई। सम्मेलन यहां पे लिख रहा हूं मैं, सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें आपका रूस भी क्या कर रहा है भाई, जिसमें रूस भी यूक्रेन युद्ध के बाद भाग ले रहा है, पहली बार भाई, यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार भाग ले रहा है। तो वो कौन सी बैठक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, जो कि आपका चर्चा का विषय है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। रूस और यूक्रेन वार चल रहा है, किसी भी यहां से क्वेश्चन तो बनने हैं, बट किसी भी पेपर में आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा देखने को। तो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक है भाई आपकी। ब्रिक्स बोलते ही आप लोग समझ गए होंगे, ब्रिक्स विदेश जो मंत्री हैं, विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। आपका कौन मेजबानी कर रहा है, आपका मेजबानी कर रहा है या मेहमान नवाजी कर रहा है, कौन आपका, तो ऊपर मैंने आंसर दे ही दिया है, चीन भाई।
ठीक है। ब्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये इसके अंदर चीन इसकी मेजबानी कर रहा है, ठीक है। 19 मई 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भाई, कैसे आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, ध्यान रखेंगे भाई, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसका आयोजन हो रहा है। ये भी ध्यान माध्यम से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा माध्यम था, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये कर रहा। 19 मई को इसने ये कल इस बैठक की मेजबानी करी है। इंपोर्टेंट किस लिए बनता है कि यूक्रेन वार के बाद या लड़ाई के बाद ब्रिक्स का सम्मेलन में आपका कौन भाग ले रहा, तो रूस इसके अंदर पहली बार बैठक कर रहा है। रूस पहली बार, युद्ध के बाद पहली बार बैठक कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि युद्ध भी चल रहा है और इस पर जरूर कुछ ना कुछ चर्चा यहां पर होने वाली है, ठीक है। चलिए, इस बैठक चीन के स्टेट काउंसलर कौन, विदेश मंत्री, किस ये बैठक का आयोजन की अगर हम बात करते हैं तो कौन आपके मंत्री वांग यी, मंत्री आपके विदेश मंत्री चीन के विदेश जो मंत्री हैं ये कौन है चीन के जो इस बैठक का आयोजन कर रहे हैं, तो ये है वांग यी, ये मंत्री है। सीधा सा पूछेगा कि चीन के विदेश मंत्री कौन है, तो वांग यी चीन के विदेश मंत्री हैं जो इस बैठक को आगे बढ़ा रहे हैं या कार्यक्रम इसका देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, विदेश मंत्री की बैठक के दौरान हमने बात करी आप लोगों से, तो ये यहां पर हो रही है भाई। रूस यूक्रेन के बाद पहला नेतृत्व है और कौन से नंबर का है ये जो आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, तो 14वें नंबर का है ये आपका 14वें नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है जिसकी मेजबानी चीन यहां पर कर रहा है। अब शानदार क्वेश्चन आप लोगों का आता है, थीम, इस 14वें ब्रिक्स सम्मेलन की थीम क्या है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। थीम एक बार जरूर देखेंगे आप लोग तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। थीम जरूर पूछेगा कि भाई 14वें की थीम क्या है, तो लिखेंगे वैश्विक विकास के लिए, वैश्विक विकास के एक नए युग में उच्च गुणवत्ता वाली कह सकते हो आप ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, ये 2022 की थीम है भाई, बढ़ावा देना। सीधी सी बात करें तो थीम 2022 की क्या है, ये आपके बीच में है। एक बार रिवाइज करते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए, हमने बात करी कि चीन किस अंतरराष्ट्रीय बैठक या सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है जिसमें रूस ने यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार भाग ले रहा है या भाग लिया है, तो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी चीन कर रहा है। यह बात हो चुकी है। 19 मई 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभी यूक्रेन वार के बाद हो रहा, रूस पहली बार शामिल हो रहा है, विदेश मंत्री वांग यी इसका आयोजन कर रहे हैं। 14वें नंबर का आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। थीम है वैश्विक विकास, एक नए युग में उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना। नए क्या कह सकते हैं आप, नए युग में उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, ये इस बार की थीम है जो कि आपका शानदार क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। एक बार मेरे को रफ करना पड़ेगा, उसके बाद भाई हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखेंगे और भी कुछ इस क्वेश्चन से निकल करके आएगा जिसके ऊपर हम यहां पर बात करेंगे। चलिए भाई, रफ कर रहा हूं मैं एक बार इसको। देखिए भाई, ऊपर की जो चीजें होती हैं वो सब पढ़ाते हैं, ऊपर की चीजों से हमारा काम चलने वाला नहीं है। थोड़ा सा फास्ट बन करके, थोड़ा सा, चलो मैंने स्पीड स्लो कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्पीड स्लो करेंगे, आप थोड़ा सा फास्ट करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो बढ़िया रहेंगे भाई। चलिए, इसमें हम बात करते हैं भाई, भारत की तरफ से कौन है, तो भारत की तरफ से जयशंकर प्रसाद भाई, जयशंकर प्रसाद भारत की तरफ से नेतृत्व कर रहे हैं। कौन है आपके विदेश मंत्री है भाई, विदेश मंत्री चीन की तरफ से वांग यी हो ही चुके हैं आपके, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। साथ में है नलेदी पंडोर, ये अंतरराष्ट्रीय और सहयोगी मंत्री दक्षिण अफ्रीका के। नलेदी आपके कौन है, नलेदी पेंडोर हैं, नलेदी
पंडोर भाई आपके नलेदी पंडोर, ये साउथ दक्षिण अफ्रीका के, ये क्वेश्चन बनता है यहां से दक्षिण अफ्रीका से। शानदार बताऊंगा आपको मैं क्या बनेगा, ठीक है। ब्राजील के कार्लेस भाई आपके कोरलेस अल्बर्टो भाई, अल्बर्टो ये ब्राजील के हैं जो शामिल हो रहे हैं इसके अंदर। कहां के हैं? ब्राजील के भाई, ब्राजील से भी क्वेश्चन बनेगा आपका, शानदार, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए 3 हो गए, एक और आपका बचता है, कौन है? रूस के विदेश मंत्री, इंपोर्टेंट भाई, रूस की तरफ से किसने लिया? तो रूस के विदेश मंत्री कौन है जो इसके अंदर शामिल हुए हैं? तो ये हैं आपके सर्गेई लावरोव भाई, नाम कुछ ऐसे ही है, मैं क्या करूं, मैंने तो रखे नहीं है। सर्गेई लावरेव क्या है आपके, ये मंत्री हैं रूस के जो इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन आपका ये बनता भाई, पसीना तो आएगा भाई, मुझे भी आएगा और तुम्हें भी आएगा पढ़ोगे तो, लेकिन जब ये पसीना बहाओगे तो बड़ा अच्छा कुछ आप लोगों के बीच में हो जाएगा जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए यहां पर हम बात करेंगे किन लोगों ने भाग लिया, 4 ये और एक आपके वांग यी, जो वांग यी हैं ये चीन की तरफ से भाग ले रहे हैं। तो इन 5 लोगों ने ब्रिक्स में सम्मेलन में हिस्सा लिया और परिचर्चा करी, हर प्रकार की यहां पर इन्होंने परिचर्चा की है। अब थोड़ी सी बात करते हैं ब्रिक्स की, अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना को लेते हैं। देखिए ब्रिक्स पहले तो लिख लेंगे आप, ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से, आप समझ भी गए हैं ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं। बी से क्या बन गया आपका? ब्राजील भाई, ब्राजील, ठीक है। आर से क्या बन गया आपका? रूस बन गया। आई से क्या बन गया आपका? इंडिया बन गया। सी से क्या बन गया आपका? चीन बन गया। एस से क्या बन गया आपका? साउथ अफ्रीका बन गया। पहले क्या था, जब इसकी स्थापना करी तो ये 4 देश इसके अंदर शामिल थे। 2010 साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ आपका? कह सकते हो 2010 के अंदर आपका साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। पहले ब्रिक था, बाद में इसका नाम क्या होगा? ब्रिक्स हो गया, एस जुड़ गया तो साउथ अफ्रीका से क्या बन गया? ब्रिक्स हो गया भाई, ठीक है। चलिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो संकल्प लिया था, यानी कि जो पहली बार जो बातचीत करी गई थी, ध्यान रखेंगे, तो वो कब करी थी? जिम को निल ने, कौन किसने करी थी भाई? जिम को नील द्वारा इसकी बड़ी संकल्पना करी थी नील द्वारा। कब करी गई थी? 2001 में इसकी संकल्पना करी गई थी, ध्यान रखेंगे, किसकी? ब्रिक की। और ब्रिक पहले 4 थे, 2010 में क्या हुआ है इसकी, कह सकते हैं साउथ अफ्रीका इसके अंदर शामिल हो गया। अब बात आती है कि इसकी पहली बैठक है ब्रिक की, ब्रिक्स नहीं है भाई, वो अभी फिलहाल ब्रिक, उस समय ब्रिक था, तो ब्रिक की पहली बैठक भाई कि पहली जो बैठक है ये कब हुई है? तो ये 2009 के अंदर ब्रिक की पहली बैठक हुई है। आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है विदेश मंत्रियों का, तो हमें पता होना चाहिए। हम बात करने के पहले ऐसा नहीं था, यानी कि साउथ अफ्रीका इसके अंदर शामिल नहीं था। क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिक्स की स्थापना के समय कितने देश इसके अंदर शामिल थे? तो 4 देश थे, 5वां साउथ अफ्रीका आपका 2010 के अंदर चुना गया। इसकी पहली बैठक की बात करते तो 2009 में। इसकी संकल्पना या इसके बारे में सोचा किसने था पहले? तो आपके जिम को निल है 2001। अब क्वेश्चन तुम्हें लेके जाता हूं परेशान करने के लिए कि जिम को निल कहां के हैं जिन्होंने इसकी परिसंकल्पना करी थी? समझ सकते हैं आप नाम से भी कि ये कहां के हो सकते हैं, झाओ, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन आता है कि 2022 के सम्मेलन की तो कौन कर रहा है? आपका चीन कर रहा है। 2021 की किसने करी है? तो वो हमारे प्यारे भारत ने। तो मेजबानी 2021 की भाई, इंडिया के द्वारा मेजबानी कब करी गई? 2021 के अंदर करी गई है। उसके बाद 2022 की चीन, 2023 की कौन करेगा आपका? 2023 की अगर मैं बात करूं तो ये साउथ अफ्रीका करेगा। 2024 की अगर मैं बात करूं तो आपका ब्राजील करेगा, ठीक है भाई। और 25 की अगर मैं बात करूं तो आपका क्या करेगा? रूस करेगा इस बैठक की 2025 के अंदर भाई, ठीक है, 2025 में। उसके बाद इंडिया का दोबारा नंबर कब पड़ रहा? तो आपका 2026 में ब्रिक्स की बैठक की मेजबानी इंडिया करेगा। कब? 2026 के अंदर। ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर बनता है, ठीक है। चलिए एक बार रफ करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था भाई आप लोगों का, ये ब्रिक्स को लेकर के था, सम्मेलन की बात हुई है यहां पर। अब एक छोटा सा यहां पे क्वेश्चन बनता आप लोगों का। क्वेश्चन क्या बनता कि ब्राजील के अंदर भी हाल ही में क्या हो रहा था आपके भाई? ब्राजील के अंदर आपके मूक बधिर
मूक बधिर आपके क्या चल रहे हैं, मूक बधिर ओलंपिक हुए हैं भाई। इस ओलंपिक में भारत में कौन सा कितने पदक हासिल करे हैं, तो 17 पदक जीते हैं भाई। और नंबर की बात करूं तो कौन से नंबर पर, आपके 9वें नंबर पर है भाई। चलिए ठीक है, एक बार रफ करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल में आपको क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई, एक बार रफ किया है, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका चर्चा का विषय है, क्या पूछा गया है उसके ऊपर भी हम यहां पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अभी हाल ही में चर्चा में है भाई आपका केरल की विधानसभा चर्चा में भी, केरल की विधानसभा चर्चा में है। यह है किस सम्मेलन की मेजबानी करने वाले, जिस प्रकार से अभी चीन मेजबानी कर रहा था, यह है किस सम्मेलन की मेजबानी करने वाली है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों का, ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, किस कौन से सम्मेलन की मेजबानी करने वाली है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई आपका। ठीक है, बता देता हूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। बहुत कम क्वेश्चनों को मैं ये बोलता हूं कि इंपोर्टेंट है। सबसे पहले बता दूं भाई आप लोगों को, जो केरल की जो विधानसभा है ये किसकी मेजबानी करने वाली है, तो पूरे भारत की, पहले तो हो कब रही है आपकी, 27 मई 2022 को पूरे भारत की, क्या कह सकते हैं आपकी, पूरे भारत की जो एमएलए महिलाएं हैं, पूरे भारत की जो मैडमें हैं, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य हैं, ये पूरे भारत की एमएलए, महिला एमएलए, पूरे भारत की महिला एमएलए, केवल जेंट्स नहीं जाएगा, नॉट अलाउड देयर। ठीक है भाई, तो महिलाओं की जो एमएलए, महिलाएं एमएलए हैं, उनकी क्या एक बैठक का आयोजन हो रहा है। और ये किस हिस्से के रूप में हो रहा है, तो ये 75वां स्वतंत्रता दिवस भाई, स्वतंत्रता दिवस कह सकते हैं। तो क्या है, आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये चीजें आपकी हो रही हैं, ये बैठक आपकी की जा रही है, ये ध्यान रखेंगे। 26-27 मई को ये सम्मेलन हो रहा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब एक बार मैं बात करता हूं इसके अंदर क्या डिस्कशन होगा, ये तो वही बताएंगी क्या होने वाला है, बट फिर भी कुछ न कुछ अच्छा होगा। जब देश की 4 महिलाएं, वो एक मेरे यहां पर एक चुटकुला याद आ गया छोटा सा, वो एक किसी स्टूडेंट से पूछा हरियाणा के अंदर कि बताओ एक महिला अगर किसी काम को 10 दिन में करती है तो 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो उस बच्चे ने बड़ा ही शानदार जवाब दिया, बोला गुरुजी अगर एक महिला उस काम को 10 दिन में करती है तो 3 महिलाएं उस काम को मिलकर के 1 महीने में करेंगी। अरे बोला यार बड़ा अजीब आदमी, ये तो बड़ा अजीब है, ऐसे कैसे भी। बोला सर आपको पता है काम क्या खाक करेंगे तीनों मिलके तो बात ही करेंगी वो। ठीक है, तीनों मिलके तो बात ही करेंगी, काम क्या खाक करेंगे, जो काम 10 दिन में होना है। अब ये सारे देश की, तो अब समझ जाना भाई क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए महिला शक्ति, मातृ शक्ति है भाई, इसके ऊपर बात करते हैं। देश की कुछ प्रथम महिलाओं की मैं यहां पर बात करूंगा, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, इसलिए मैंने इसको इंपोर्टेंट बताया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 1966 में एक एक पॉइंट नोट करेंगे भैया आपकी। इंदिरा जी पहली भारत की पीएम बनी भाई। और नाच नचाए कितने सुंदर, आपको पता ही है ना। 1975 को कौन भूल सकता है, नेशनल इमरजेंसी को कौन भूल सकता है, जो उन्होंने लगवाई थी, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगने वाली एकमात्र है। और यही इंदिरा गांधी साहब थी जो हमारे जिसने राष्ट्रपति के पद को बहुत कमजोर कर दिया गया था। और इन्होंने ही क्या किया था, आपका 42वां अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ संविधान संशोधन कह सकते हो, कब हुआ था आपका, ये 1976 के अंदर हुआ था। उनके
द्वारा किए गए अमेंडमेंट को संभालने के लिए जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई तो उसको बेचारी को आते ही सबसे पहले उस अमेंडमेंट को संभालने के लिए संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ा। वो कौन सा अमेंडमेंट था? 44वां अमेंडमेंट था, जो 42वें अमेंडमेंट में जो गदर किया गया था या जो ज्यादा कुछ कर दिया गया था उसको संभालने के लिए, सुधार करने के लिए, उसकी कमियों को दूर करने के लिए पहली महिला थी भाई। ठीक है, हो गया। चलिए अगली महिला की बात करते हैं। 1970 के अंदर भाई, आपका 1970 में क्या? कमलजीत संधू, याद करेंगे भाई, कमलजीत जो सिंधु हैं, कमलजीत सिंधु पहली ऐसी महिला जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता भाई। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भाई ये कौन है आपकी? तो यही है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि कमलजीत सिंधु कौन सा गेम खेलती थी, ये मुझे आप बताएंगे भाई। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। तीसरी जो महिला जिसका मैं यहां पर जिक्र करने वाला हूं, 1972 में, आपको पता है 1972 में क्या हुआ था? एक बहुत ही बड़ी बात हुई थी 1972 में। देश की पहली आईपीएस किरण बेदी जो मैडम थी, देश की पहली आईपीएस बनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि किरण बेदी को कहां का सीएम का दावेदार बना करके बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा था। याद रखना, दिल्ली का जो सीएम दावेदार बना करके इलेक्शन लड़ा था, लेकिन बाद में इन्हें उपराज्यपाल राज्यपाल बनाया गया। तो किस स्टेट का राज्यपाल बनाया गया? क्वेश्चन ये है मेरा कि कहां के राज्यपाल रही हैं। ठीक है भाई, कहां की ये आपकी राज्यपाल रही हैं, ये भी आपके बीच में शानदार क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा का विषय बना हुआ। भाई जुड़ जाओ, बहुत सारे आप लोग, बहुत कम लोग आते हैं और फिर कमेंट्स भी बहुत कम आते हैं। देखिए आप मोटिवेशन नहीं देंगे तो भाई मैं अकेला कब तक लड़ाई लड़ूंगा? जैसे ये बोर्ड है, ये दीवार, इसके सिर मारता रहूंगा तो मेरा सिर थक जाएगा। अगर इधर से बोर्ड भी लगे ना एक दो बार आके तो शायद मैं खड़ा हो तो भी मेरे को चेत होता है। समझ गए मेरी बात? तो चलते रहिए आप लोग, मोटिवेशन देते रहिए, प्रेम दिखाते रहिए, क्लास को शेयर करें। जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत कुछ मिलने वाला है तुम्हारे को इस चैनल पे, और वो भी फ्री में। लेकिन ये हिंदुस्तान है, फ्री की चीजें हजम नहीं होती हैं। अपने हजम करनी सीखो भाई। जरूरी नहीं है कि फ्री की चीज आपको नुकसान दे। ठीक है, सारी चीजें बेकार हो, ये ध्यान रखना भाई। चलिए अगली बात करते हैं। प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा जो देवी पाटिल है, प्रतिभा देवी पाटिल, ये प्रथम राष्ट्रपति भाई। प्रथम राष्ट्रपति, इन कौन से नंबर की राष्ट्रपति रही है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। चलिए उसके बाद अभी प्रथम राज्यपाल की बात करते हैं तो सरोजनी नायडू जो है प्रथम राज्यपाल यूपी की रही हैं। साथ ही हम यहां पर बात करते हैं प्रथम सीएम की, अगर हम बात करते हैं तो सुचेता करपलानी भाई, करपलानी कहां की? ये भी यूपी की ही रही है भाई। ठीक है, एक बार भाई मेरे को ना रफ करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। चलो मैं थोड़ा सा इस साइड लिख देता हूं, आप लोग देखते रहना भाई। ठीक है, अगली भाई आपकी है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं भाई तो लोकसभा अध्यक्ष आपकी कौन है? तो ये है मीरा कुमार भाई, मीरा कुमारी या कुमार भाई। लोकसभा प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, जिसका भी जिक्र कर रहा हूं प्रथम का कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे। मैंने दूसरी सुमित्रा महाजन का जिक्र नहीं किया, यानी कि दूसरी भी महिला लोकसभा अध्यक्ष रही है। कौन रही है आपकी? सुमित्रा महाजन रही है भाई। ठीक है, ओके। उसके बाद अभी पहली स्नातक, प्रथम स्नातक भाई, प्रथम स्नातक की बात करें, स्नातक कौन रही है आपकी? तो दो महिलाएं एक साथ रही हैं भाई आपकी, कादम्बिनी गांगुली। कौन है भाई आपकी? कादम्बिनी गांगुली है। सौरभ गांगुली क्या है? बीसीसी अध्यक्ष। और चंद्रमुखी आपकी भाई, चंद्रमुखी मूवी देखी होगी ना, चंद्रमुखी। ये दोनों क्या है भाई आपकी प्रथम स्नातक है देश की भाई। तेजस्वी, आप कह सकते हैं तेजस्वी सावंत, विश्व निशानेबाजी विजेता प्रथम। तो तेजस्वी सावंत भाई आपकी, तेजस्वी सावंत विश्व निशानेबाजी विजेता भाई, विश्व निशानेबाजी विजेता आपकी तेजस्विनी सावंत है। भारत वायुसेना में प्रथम पायलट की अगर हम बात करते हैं तो ये है हरिता कोरदेओल।
हरिता कौर देओल, सन्नी देओल परिवार से अब आई है, ठीक है, हरिता कौर देओल, ठीक है। प्रथम हम कह सकते हैं यहां पर प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली जो महिला आपकी वो कौन है? कल्पना चावला भाई, कल्पना चावला प्रथम अंतरिक्ष में जाने भारतीय मूल की महिला है चावला। 195 दिन तक अपने आप में रिकॉर्ड गई 195 दिन कह सकते हो मेरे ख्याल में भी। ये सुनीता विलियम्स भी अंतरिक्ष के अंदर रही है, भारतीय मूल की हैं सुनीता विलियम्स भी भारतीय मूल की, जो कि कहां पर रही है? अंतरिक्ष के 1 इंच इनकी हाइट बढ़ गई थी भाई वहां पर भाई, ठीक है। और अभी वर्तमान की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान में अगर हम बात करें तो देखिए आपकी माधवी पूछ है वो क्या है? सेबी की प्रथम अध्यक्ष है, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने ये पद संभाल रखा है, ठीक है भाई, जो प्रथम बार इस पद के ऊपर पहुंच रही है। आपकी शिवांगी पाठक भी हैं जिन्होंने फाइटर विमान उड़ाया है, जिन्होंने कह सकते हो आप लोग। तो चलिए एक बार हमने बात करी थी केरल की विधानसभा चर्चा में क्यों है, तो यहाँ पर महिला एमएलए का क्या होने वाला है। हाँ, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए हरियाणा जीके का भाई यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूं। हरियाणा की पहली महिला एमएलए कौन थी? ठीक है, दिल्ली की पहली महिला सीएम की बात करें तो आपके सुषमा स्वराज थी, ठीक है भाई, सुषमा स्वराज। सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाली आपकी कौन थी? तो जयललिता थी, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीजें, बट जितना एज पर पॉसिबल था आपके बीच में मैंने भाई कर दिया मेंशन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका चर्चा में इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ये मातृशक्ति को लेकर के क्वेश्चन था, तो इसलिए जरूरी है इस क्वेश्चन को भी ध्यान से एक बार देख लेना भाई, काम आ जाएगा आप लोगों को ये क्वेश्चन भी भाई, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहां जब हमने एक बार राज्यपाल की बात करी तो कौन राज्यपाल आपके? तो राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं तो आपकी पहली राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू जो मैडम थी वो राज्यपाल थी, ध्यान रखेंगे, भारत की। चलिए अगले क्वेश्चन जो कि आपका चर्चा में है भाई आपका राजस्थान में अभी हाल ही में विषधारी वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में है आपका क्वेश्चन नंबर 4। विषधारी वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में है, क्यों भाई? विषधारी वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में सबसे पहले तो बात आती है कि ये जो वन्यजीव अभयारण्य है ये है कहां भाई, है ना। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि ये जो है ये है कहां पर? वन्यजीव अभयारण्य। अब बात करेंगे भाई, तो राजस्थान के अंदर भाई आपका ये कहां पर है? राजस्थान में। इसका आंसर लेते हैं पहले, तो राजस्थान के अंदर है भाई, राजस्थान में है आपका, ध्यान रखेंगे कहां पर आपका? ये राजस्थान में भी कहां पर आपका भाई? ये रामगढ़ में भाई, रामगढ़ के अंदर है भाई आपका ये। और इसको क्या बनाया गया भाई? अभी बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। अब चर्चा में क्यों है ये? इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है, ये याद रखेंगे भाई। कौन सा अभयारण्य घोषित किया गया? इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया, ये आपका चर्चा में है, ठीक है। ओके, दूसरी बात करें, ये भारत में कौन से नंबर का बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो 52वें नंबर का भाई, 52वें नंबर का इसे कह सकते हो, 52वें नंबर पर इसको दिया गया है बाघ अभयारण्य। अब आपसे पूछे कि भारत के अंदर कितने बाघ अभयारण्य हैं, तो 52 बाघ अभयारण्य हो गए हैं। और अंतिम सबसे नया बनने वाला राजस्थान का रामगढ़ का आपका कौन सा भाई? विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, ये जो आपका 52वां आपके बीच में बना है, ठीक है। जुलाई 2021 में इसे वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र के आसपास अभयारण्य बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी थी भाई। अभयारण्य और आसपास के क्षेत्रों को, विषधारी को ये याद रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं भाई आपका, इसमें कितना 200 आपका 52 वर्ग किलोमीटर के करीब इसका क्या है? एरिया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात करते हैं राजस्थान की, जब बात हो रही तो राजस्थान में कितने अभयारण्य हैं? राजस्थान के अंदर भाई, राजस्थान में 4 अभयारण्य हैं, एक हमने ऊपर आपका लिख दिया है। नंबर 2 पे अगर हम बात करते हैं तो कौन आपका? टाइगर रिजर्व, ये कौन सा आपका? सवाई माधोपुर जिलों में भाई आपका, कहां पर है? सवाई माधोपुर जिले के अंदर है, ध्यान रखेंगे, जिले में है। सवाई माधोपुर जिले में कौन सा है भाई? रणथंभौर टाइगर रिजर्व, कौन सा है?
3 टाइगर रिजर्व में सवाई माधोपुर जिले में कौन सा आपका रणथंभौर टाइगर, रणथंभौर आपका टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है। नंबर 3 पे आप ले लो कोटा के अंदर भैया आपका, कोटा के अंदर आपका कौन सा है, तो ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन बन जाता है। कोटा के अंदर आपका मुकुंदरा, कोटा जिले में मुकुंदरा हिल्स टाइगर भाई, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है आपका। और नंबर 4 पे आपका कौन सा बनता है, तो ये अलवर जिले में है सिरिस्का टाइगर रिजर्व, इंपोर्टेंट है भैया आपका सिरिस्का टाइगर जो रिजर्व है आपका, ये कहां पर है आपका, तो ये अलवर के अंदर है भाई, अलवर में है आपका भाई, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व बनाया गया आपका भाई, पसीना आ रहा है, पसीना बहाओ और कुर्सी लो भाई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक बार थोड़ी सी हल्की सी, हमने किसकी बात करी है, विषधारी वन्य जीव आपका 52वां नंबर का राजस्थान के अंदर रामगढ़ के अंदर बना एक कॉरिडोर, आपने सुना होगा। कॉरिडोर की जो बात करते हैं ना, तो क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह को रास्ते जोड़ने को, तो भारत के अंदर टाइगर कॉरिडोर कितने हैं भाई, टाइगर कॉरिडोर की अगर हम बात करते हैं, कॉरिडोर कितने, तो लगभग 30 कॉरिडोर हैं, कॉरिडोर बना रखे हैं देश के अंदर। कितने कॉरिडोर है, लगभग 30। इनसे होता क्या है, मानव व जो टाइगर है, मानव व टाइगर के बीच में संघर्ष, टाइगर के बीच में संघर्ष को कम किया जाता है, संघर्ष कम किया जाता है, कम होता है। क्यों, जब शेर को रास्ता जाने का मिलेगा और उसके बीच में दोपहर वाला नहीं आएगा तो उसे कोई मतलब नहीं है, उसको कुछ नहीं बोलेगा। तो मानव और पशु के बीच में कह सकते हैं जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष में कमी आती है जब हम इस प्रकार के कॉरिडोर विकसित करते हैं। तो चलिए एक बार बात करते हैं, एक बार थोड़ी सी भाई राजस्थान की, मारो प्यारो राजस्थान काड़ो कूद पड़े रे, मेला में साइकिल पंचर कर ले आयो, है ना। चलिए भाई एक बार मैं बात करूं हल्की सी। नंबर 1 राजस्थान की लेते हैं, तो जयपुर क्या भाई आपका, जयपुर राजधानी है, आपको कैपिटल का पता है। इसे क्या नाम दिया गया है, पिंक सिटी किसे बोला जाता है, तो यही है आपका पिंक सिटी भाई। अगला क्वेश्चन आपका और भी बड़ा बेहतरीन आ रहा है। अगर आपसे पूछे झीलों की नगरी कौन सी है, तो झीलों की नगरी की अगर मैं बात करूं भाई, तो उदयपुर, और उदयपुर की अगर मैं बात करूं तो उदयपुर को बसाया किसने था भाई, तो उदयपुर को बसाने की बात करते हैं तो राजा कौन थे, उदय सिंह। जब अकबर की सेना ने चित्तौड़ पर हमला किया था, तो चित्तौड़ ये मेवाड़ के राजा थे। कहां के राजा थे, मेवाड़ के राजा थे। मेवाड़ जब किया था तो यहां पर जयमल और फक्ते के हवाले चित्तौड़ को करके ये यहां पर इन्होंने उदयपुर को राजधानी बना दी, जयमल और फक्ता। याद रखना भाई, इतिहास के अंदर स्वर्णमय अक्षरों से इनका नाम लिखा गया है, किसका, जयमल और फक्ता। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस मुगल दरबार में, किस मुगल शासक ने आगरा के किले के सामने गजारूढ़ 2 वीरों की फोटो लगा रखी है, तो वो कौन थे आपके, अकबर ने आगरा के किले के ऊपर, आगरा के किले में क्या, जो अकबर ने कह सकते हो, अकबर ने गजारूढ़ हाथी पर सवार भाई, गज मींस हाथी, रूढ़ मानी ऊपर, हाथी पर सवार अकबर ने अपने किले के सामने हाथी पर सवार जयमल और फतेह की क्या लगा रखी थी, मूर्तियां लगा रखी थी, जो कि बड़े वीर थे भाई, ध्यान रखेंगे। और नोट डाल के एक चीज लिख लेना, जयमल और फतेह की जो मैडमें थी, उन्होंने जो वाइफ और मां थी, उन्होंने युद्ध में लड़ते लड़ते प्राण त्याग दिए, तलवार चलाते चलाते, और अंत में युद्ध स्थल पर ही अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन राजस्थान का रहा है। वही राणा उदय है ये, जिनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया था 1540 के अंदर, जिन्होंने जन्म लिया था, कह सकते हो कौन है आपके, महाराणा प्रताप, जिन्होंने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। पहले ऐसे हिंदू शासक थे जिन्होंने अकबर को नाकों चने चबाए, और किसी अंग्रेज अधिकारी ने तो ये बोला था कि मुगलों का, कह सकते हो ये वही वंशज हैं, मुगलों की नाक में दम करने वाले, और दूसरे एक व्यक्ति इन्हीं से जुड़े हुए हैं, इन्हीं के वंश, राजपूत वंश, राजस्थान से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। और पूछा जाता है, बोला जाता है कि दक्षिण भारत के फोड़े के नाम से, कह सकते हो मुगल साम्राज्य में फोड़ा, कौन सा, दक्षिण भारत को मुगल साम्राज्य में फोड़े के नाम से जाना
गया था, ये भी शानदार क्वेश्चन यहाँ पर रहता है। और जब अकबर को यह पता लगा था, कब आपका 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध लड़ने वाली बात यहाँ पर होती है, उसके बाद जब 1576 के बाद जब ये हारा नहीं था, जब अंतिम समय में कह सकते हैं 10 साल तक ये फ्री रहे थे, जब आपके अकबर को यह पता लगा कि महाराणा प्रताप मारे गए हैं, उस समय वो कहां पर थे, तो लाहौर के अंदर थे। ध्यान रखेंगे, लाहौर के अंदर थे भाई, और वो सुन्न पड़ गए, बिल्कुल सुन्ने हो गए, उनके मुंह से जबान नहीं निकल रही थी कि एक ऐसा वीर शिरोमणि जिससे आज धरती खाली हो गई है, वो वीर महाराणा प्रताप, उन्हीं के पिता ने किसको बसाया था, झीलों की नगरी को। ऑपरेशन आपसे पूछे, चलिए भाई मैं एक बार इसको थोड़ा सा, जब राजस्थान की बात कर रहे हैं तो मुझे एक बार ये रफ करना ही पड़ेगा, रामगढ़ अभ्यारण्य वगैरह, कोटा बूंदी सब कुछ रफ करना ही पड़ेगा, एक बार ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा, पहले तो यह आता है कि स्टेचू ऑफ पीस कहां पर है आपका, तो पाली के अंदर भाई, स्टेचू ऑफ पीस, स्टेचू ऑफ पीस राजस्थान का कहां पर भाई, पाली के अंदर है। मैं हिस्ट्री में ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट 2-3 जो क्वेश्चन वो आपको जरूर देकर के जाऊंगा। करंट की बात करें तो ऑपरेशन आजकल कौन सा ऑपरेशन चल रहेगा, तो ऑपरेशन गर्म हवा, गर्म हवा कहां पर चलता है, तो ये भी आपका राजस्थान के अंदर ही चलता है। कहां चलता है आपका, राजस्थान के अंदर। इसे लॉन्च कौन करती है, आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ करती है। कहां पर करती है, जैसलमेर भाई, जैसलमेर व बाड़मेर में भाई, जैसलमेर व बाड़मेर में। जब ऑपरेशन गर्म हवा है तो याद रखना दोस्तों, ऑपरेशन सर्द हवा, सर्द हवा भी कहां पर, किस बॉर्डर पर होती है, तो ये ध्यान रखना, पाकिस्तान बॉर्डर पर अरेंज होती है, पाकिस्तान बॉर्डर पर होती है। साथ में बता दूं आपको ये कब होती है आपकी, तो दिसंबर जनवरी के अंदर होती है। और गर्म हवा कब होती है आपकी, मई और जून के अंदर होती है। मई व जून के महीने में ऑपरेशन गर्म हवा लॉन्च बाय बीएसएफ, ऑपरेशन सर्द हवा जैसलमेर बाड़मेर दिसंबर में जनवरी के मध्य होती है। इसके अंदर कौन सा पशु जो अहम रोल निभाता है इस ऑपरेशन के अंदर बताते हैं, वो कौन आपका भाई, ऊंट है। कौन सा है, राजस्थान का रेगिस्तान के जहाज के नाम से किसको जाना जाता है, ऊंट। और साथ में बता दो, देश का एकमात्र कह सकते हो आप, सबसे बड़ा, ये कह सकते हैं सबसे बड़ा आपका जो ऊंट अनुसंधान केंद्र है, ऊंट अनुसंधान केंद्र आपका कहां पर है, तो ये बीकानेर के अंदर भाई। बीकानेर बोलते बहुत से लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा और वो समझ सकते हैं क्या खाने वाले हैं वो, रसगुल्ला। रसगुल्ला भाई, रसगुल्ला बढ़ते मत देख लेना, उसके अंदर चूहे कुलाबाती मारते मत देख लेना, उसके अंदर जो वो बना रहे होते हैं उनका पसीना टप टप गिरता है, उसको मत देख लेना। नहीं तो रसगुल्ला निचोड़ निचोड़ के जो तुम खाते हो ना, वो बिल्कुल नहीं खाओगे। तो रसगुल्ला ऊंट अनुसंधान केंद्र आपका कहां पर है, बीकानेर के अंदर। देश का सबसे बड़ा खादी का कह सकते हो, खादी का ध्वज कहां पर फहराया गया है, तो ये आपका जैसलमेर के अंदर भाई, जैसलमेर में भाई, ठीक है। चलिए इंदिरा थाली की बात करते हैं आपकी। इंदिरा थाली आपकी 20 रुपए में भाई भर पेट खाना, ये भी व्यवस्था कहां की आपकी, तो ये भी भाई आपकी, समझ गए, राजस्थान की। भामाशाह योजना ये भी आपकी कहां पर है, तो ये भी आपकी, जिसके तहत स्वास्थ्य को मतलब जो गरीब लोग हैं उन्हें स्वास्थ्य के लिए एक योजना, स्वास्थ्य संबंधित योजना आपकी भामाशाह कार्ड योजना भी आपकी कहां की है, राजस्थान की है। ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन चुका है, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। राजा रजवाड़ों का रहा है तो ज्यादा कुछ बात करूंगा नहीं तो मुझे हिस्ट्री में घुसना पड़ जाएगा, और हिस्ट्री में गया तो फिर तुम गए ऑपरेशन गर्म हवा में, है ना। कहां पहुंच जाओगे, ऑपरेशन है गर्म हवा में। तो ये आपका जो रामगढ़ वाला वन्य जीव अभयारण्य, इसका ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका चर्चा में है भाई, और बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका। 5 चर्चा में क्यों है, अब जब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं भाई, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो आपके ओम बिड़ला साहब अभी चर्चा में रहे हैं। कौन चर्चा में रहे हैं, आपके ओम बिड़ला साहब चर्चा में रहे हैं। तो ओम बिड़ला ने ऐसा क्या तीर मार दिया भाई जो चर्चा में है भाई, आपके ओम बिड़ला साहब। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके, ओम बिड़ला चर्चा में रहे हैं, चर्चा में रहे हैं भाई, इनकी बात करेंगे। ओम बिड़ला साहब चर्चा में। सबसे पहले तो बात करें, आपको पता है ये कौन है आपके भाई, लोकसभा अध्यक्ष हैं। ओम बिड़ला साहब क्या आपके ये
सभा अध्यक्ष है भाई। ठीक है श्रीमान, लोकसभा अध्यक्ष है। ये लोकसभा अध्यक्ष है, तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष की अगर मैं बात करता हूं तो जो एमपी हैं, क्या आपके एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। तो ये कहां से एमपी हैं, ये कहां से एमपी हैं, तो पता होना चाहिए आपका कहां से एमपी है। ये आपके राजस्थान के एमपी हैं। ठीक है, स्थान मुझे आप लोग बताएंगे कि कौन सी जगह से एमपी है भाई। ठीक है, चलिए अब ये चर्चा में क्यों है, इन्होंने क्या किया भाई, आपका 17 मई को इन्होंने, जब राजस्थान की बात हो रही है तो पता होना चाहिए भाई 17 मई 2022 को इन्होंने एक योजना दोबारा से शुरू करी है, सुपोषित मां अभियान। सुपोषित मां अभियान बहुत अच्छी योजना है भाई आपकी। लेकिन ध्यान रखना, सुपोषित मां अभियान योजना का प्रारंभ किया है ओम बिड़ला ने किया है, कोटा बूंदी से किया। कहां से किया भाई, ये कोटा और बूंदी से इसका अभियान का आरंभ किया, बूंदी। अब ध्यान रखना, कोटा बूंदी राजस्थान से है, बिल्कुल सही बात है। सुपोषित मां अभियान इन्होंने प्रारंभ किया। ये कौन सा चरण है, तो ये याद जरूर रखेंगे, दूसरा चरण है भाई। दूसरा चरण आपका 17 मई 2022 को किया गया। तो दोस्तों यहां बात आती है कि पहला चरण कब किया गया है, तो 2017 में आरंभ किया गया भाई, 2017 में आरंभ किया गया। अब देखिए सुपोषित मां अभियान, इसका सीधा सा संबंध है जो गर्भवती जो महिलाएं हैं भाई आपकी, गर्भवती महिलाओं और लड़कियों को सुपोषित भोजन उपलब्ध कराना, जिसमें कि आपका 17 केजी की एक किट दी जाती है, जिसके अंदर सुपोषित भोजन होता है, ताकि जो बच्चा हो वो स्वस्थ रहे और मां को ज्यादा तकलीफ ना हो, और मां एक स्वस्थ बच्चा और बच्चा स्वस्थ रहे। ये अभियान यहां पर 2017 में चलाया गया था भाई। ठीक है, चलिए पहला अभियान कब चलाया गया था, तो 2017 में नहीं है भाई, माफी चाहूंगा, 29 आप कह सकते हो 29 फरवरी 2020 के अंदर ये चलाया था। 29 फरवरी 17 में तो ये चलाया था भाई, 29 फरवरी 2020 के अंदर आपका ये पहला अभियान चलाया गया था, पहला सुपोषित अभियान। ठीक है भाई, और इसके अंदर क्या किया, ओम बिड़ला के द्वारा जो चलाया गया है, कोटा से ही एमपी हैं आपके, कोटा में इन्होंने अब चलाया है। और अब कितने भी यहाँ पर 1000 लड़कियों को क्या दिया गया था, इन्होंने भोजन दिया गया था। और अब इसमें कितना भी आपका 2000 कहां आपकी कोटा में और 1000 आपकी कहां पर, बूंदी के अंदर। अब ये दोबारा से ये चलाया गया है, 0.20 कह सकते हैं, ये भी आपका चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बात आती है थोड़ी सी किसकी भी, ओम बिड़ला साहब की। एमपी कोटा से हो गए, ठीक है, राजस्थान से है, सुपोषित है मां अभियान इन्होंने चलाया है, सही बात है। अब बात आती है लोकसभा अध्यक्ष की। लोकसभा अध्यक्ष, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो याद रखना दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के यानी कि प्रोटेम स्पीकर कह सकते हो। तो प्रेसिडेंट, भारत के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनके द्वारा किया जाता है। प्रोटेम जो स्पीकर हैं आपके, इसकी संविधान के अंदर कहां पर जिक्र किया है, तो संविधान में अनुच्छेद नंबर कहीं नहीं भाई, संविधान में कहीं नहीं इसका जिक्र किया गया है। भारत के पहले प्रोटेम स्पीकर जीवी मावलंकर, कौन आपके, मावलंकर साहब हैं। और ये साहब कौन सी में, 17वीं लोकसभा के अंदर हैं आपके बीच में ओम बिड़ला साहब। तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर पहली आपकी लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भी और स्पीकर भी। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, सब लोगों को शपथ दिलाना। बोलते हैं कि एक्चुअल में शपथ दिलाने का काम किसका, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया गया कोई व्यक्ति। और ये प्रोटेम स्पीकर बनता कौन है, जो सबसे ज्यादा बार कह सकते हो, सबसे ज्यादा बार जो चुन करके आता है उसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है भाई। ठीक है, चलिए भाई अगली बात करते हैं। यहां पर जो लोकसभा की बात हो रही है, लोकसभा के अध्यक्ष की बात हो रही है, तो यहां क्वेश्चन बड़ा शानदार आप लोगों का आता है कि लोकसभा का नाम लोकसभा कब पड़ा भाई, लोकसभा का नाम
का नाम लोकसभा कब रखा गया? तो भाई 23 अगस्त 1954 के अंदर इसका नाम लोकसभा पड़ा। कब? 54 के अंदर। लोकसभा की पहली बैठक की अगर हम बात करते हैं तो गठन की बात करें तो अप्रैल 1952 के अंदर क्या हुआ? गठन हुआ। बैठक की बात करते हैं तो 13 मई को पहली बैठक होती है। लोकसभा कह सकते हो आप, राज्यसभा कह सकते हो आप, संसद कह सकते हो। इन बैठकों 13 मई 1952 के अंदर इनका क्या हुआ? ये यहां पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ज्वाइंट सिटिंग। वो आपका ज्वाइंट सिटिंग, जब कानून आपका, जब कॉन्स्टिट्यूशन डेड हो जाता है और कोई ऐसा मुद्दा जिसका कोई हल नहीं निकलता है तो राष्ट्रपति 108 एक्ट के तहत ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं। और ज्वाइंट सिटिंग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन है आपके? ओम बिड़ला कह सकते हो। ज्वाइंट सिटिंग के अध्यक्ष कौन होते हैं आपके? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो ज्वाइंट सिटिंग के अध्यक्ष होते हैं। इसके अंदर भाग कौन नहीं लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा से? तो राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के जो सभापति हैं वो ज्वाइंट सिटिंग में भाग नहीं लेते हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बनता। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा कि अब तक कितनी बार ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई है? बस अच्छा क्वेश्चन है। कमेंट्स करेंगे, जरूर बताएंगे मुझे कि सर कैसी क्लास है, कैसे क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, कितने काम आने वाले हैं। कभी मैं ऐसे ही पसीना बहा रहा हूं तो ये भी आप लोग एक बार जरूर मुझे बताएंगे भाई, ताकि मुझे भी कुछ पता लगे कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूं या नहीं। बाकी तुम ये जानते तो हो कि सुनने वाले तो है नहीं सर, बट फिर भी थोड़ा सा चाहूंगा कि अपना थोड़ा सा, अपना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रकाश डाल ही देवे। आपका क्वेश्चन नंबर 6 अभी चर्चा में है। किस उपराज्यपाल ने हाल ही में अपना इस्तीफा दिया? भाई ये कुछ क्वेश्चन आपके कल के हैं जो पेंडिंग थे, ठीक है, जिन्हें जो कल कराने चाहिए थे और वो नहीं हो पाए थे कल लाइट की वजह से। आपको बता भी दिया मैंने आप लोगों को। तो चर्चा में क्यों है आपके राज्यपाल साहब? चर्चा में किस उपराज्यपाल जो हाल ही में अपना इस्तीफा दिया, जो कि चर्चा में है? तो कौन से राज्यपाल कह सकते हो? किस उपराज्यपाल ने हाल ही में अपना इस्तीफा दिया जो चर्चा में है? तो भाई दिल्ली के जो उपराज्यपाल है, और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है बता दूं आप लोगों को? अनिल बैजल साहब है भाई। अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल है, ठीक है। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों दिया है? सरकार के साथ टकराव है। कारण क्या बताया? सरकार के साथ टकराव हो रहा है, और इस बात को लेकर के इन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जो मुख्य अधिकारी है वो कौन? आपके उपराज्यपाल ही हैं। दिल्ली के अंदर जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो कौन? आपके उपराज्यपाल हैं। यानी कि सरकार या सीएम उनके नीचे ही काम करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। फिर भी बट इनका जो कार्यकाल था, कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो ये 16 से थे। 16 से अगर हम बात करते तो कंप्लीट 2016 से थे, आपके दिसंबर 2016 से थे। तो यानी कि मे भी ये 5 वर्ष से इनका कार्यकाल ज्यादा हो गया है भाई, ठीक है। अब बोलोगे सर फिर तो जाना ही था, टिकट कटनी थी, क्योंकि 5 वर्ष कार्यकाल मानते। नोट डाल के लिख लेना भाई, नोट। दिल्ली के उपराज्यपाल का कार्यकाल, दिल्ली के उपराज्यपाल का कार्यकाल, उपराज्यपाल का जो कार्यकाल है ये निर्धारित नहीं है, ये लिखा गया नहीं है, निर्धारित लिखा नहीं है कि कितना होगा, ठीक है, लिखा नहीं है। उपराज्यपाल की हम यहां पर बात करते हैं। क्यों? जैसे कि तुम्हें पता है दिल्ली के सीएम को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? सीएम को शपथ राष्ट्रपति साहब दिलाते हैं। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। एकमात्र सीएम जिनकी, क्योंकि भाई कैपिटल है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहां पर बात आती कि उपराज्यपाल ने इस्तीफा किसे दिया? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उपराज्यपाल ने इस्तीफा दिया। यानी कि रामनाथ कोविंद
कोविंद को इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, जो कि चर्चा में भाई। रामनाथ जो कोविंद साहब हैं, कोविंद जो राष्ट्रपति हैं आपके, इन्होंने इस्तीफा दिया। ये राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे भाई आपके, तो ये राज्यपाल थे, राज्यपाल थे खुद ये। और कहां से राज्यपाल थे, तो ये भाई आपके बिहार से राज्यपाल रहे हैं। कहां से भाई, आपके बिहार से राज्यपाल रहे हैं। एक शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहां पे बनता है, और वो क्या बनता है भाई आपका, कि ये जो राज्यपाल थे, राज्यपाल की अगर मैं बात करूं जो अनिल बैजल साहब की, ये पहले ये खुद क्या थे, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि राज्यपाल रहे अनिल बैजल साहब, पहले क्या थे, तो ये आपके आईएएस थे भाई, ध्यान रखेंगे आईएएस थे। क्या थे आपके, आईएएस थे, पहले आईएएस थे। आईएएस रिटायर होने के बाद इन्हें ये पद दिया गया है। कौन से बैच के आईएएस थे, तो ये आपके 1969 के मेरे ख्याल में बैच था भाई आपका, इनका बैच देख लेना। ये पहले क्या थे आपके, पहले आईएएस अधिकारी थे, ठीक है, शायद मे भी 1969 के आईएएस बैच के अधिकारी थे। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। दिल्ली की बात करते हैं तो थोड़ी सी बात ले लेते हैं। दिल्ली के अंदर विधानसभा है भाई, आपको पता है विधानसभा कितनी सीटें हैं, 70 सीटें। सीएम साहब कौन, आपको पता कौन है, अरविंद केजरीवाल साहब है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर बनी हुई है। साथ ही हम बात करते हैं दिल्ली की राजधानी कब बनी थी, तो 1912 के अंदर दिल्ली राजधानी बनी थी। घोषणा की अगर हम बात करते हैं तो भाई घोषणा कब हुई इसकी, 1911 में दिल्ली की घोषणा हुई है। दिल्ली बनने से पहले राजधानी क्या थी आपकी, कलकत्ता राजधानी थी। क्या थी, कलकत्ता। दिल्ली के अंदर ही अगर हम बात करते हैं तो किस शासक ने, किस मुगल शासक ने दिल्ली को राजधानी बनाया था, तो लाल किला बनाने के बाद, लाल किला भाई, लाल किला बनाया किसने बनाया था, तो शाहजहां द्वारा लाल किला बनाया गया था। और शाहजहां ने आगरा से राजधानी को शिफ्ट किया और कहां पर लेकर के आए, दिल्ली के अंदर, और नाम क्या दे दिया, शाहजहानाबाद भाई, शाहजहानाबाद नाम दिया गया। एक और बड़ा शानदार क्वेश्चन यहां पर बनता है, दिल्ली के अंदर एकमात्र मकबरा, दिल्ली के अंदर एकमात्र मकबरा किसका भाई, हुमायूं का एकमात्र मकबरा है। ध्यान रखेंगे, जो 4 बाग पद्धति के अंदर है, 4 बाग पद्धति के अंदर है। इसी मकबरे को क्या बोला जाता है, एक वफादार पत्नी की पति को भेंट, वफादार पत्नी की पति को भेंट, हुमायूं का जो मकबरा बनाया गया था, ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये क्वेश्चन है। साथ में बड़ा शानदार क्वेश्चन तो ये है कि मुगलों की पहली ऐतिहासिक इमारत कौन सी थी, तो हुमायूं का मकबरा। और मुगल शासक जो, जिसका एकमात्र मुगल शासक जिसका मकबरा दिल्ली के अंदर है, वो कौन, आपके हुमायूं है भाई, ठीक है। और अभी अनिल बैजल साहब ने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। ये आपके रिटायर्ड आईएएस हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों के बीच में शानदार क्वेश्चन है, जो कि आपके बीच में है भाई, ध्यान रखेंगे इस बात को भी, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा में है, क्वेश्चन नंबर 7 भाई, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 7 चर्चा में है, जिसपे हम बात करने वाले हैं। रफ कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार आपके बीच में आ रहे हैं, और वो क्वेश्चन भाई आपके हर हालत में आपको याद होने चाहिए। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्योंकि अगर बार बार में रिपीटेशन में क्वेश्चन है तो जरूरी बात है कुछ ना कुछ क्वेश्चन ले रहा है, तब ये रिपीटेशन में भाई। क्वेश्चन नंबर 7 भाई आपका किस प्रकार से चर्चा में है देखेंगे। देखिए, सॉलिड ये आपका HS200 चर्चा में है, चर्चा में है। ये क्या है भाई, यह क्या है, सीधी सी बात करें तो ये क्या है आपका, HS200 चर्चा में है। ये क्या है आपका, तो ये सॉलिड रॉकेट बूस्टर का बूस्टर आपका, सॉलिड रॉकेट बूस्टर है भाई, बूस्टर है। ये काम क्या करता है, यानी कि रॉकेट को ऊपर ले जाने के लिए जो काम करता है वही आपका ये HS200 है। और चर्चा में क्यों भी आपका ये चर्चा में, इसका इसरो ने इसका सफल परीक्षण किया भाई। क्या किया, सफल परीक्षण किया है, यानी कि सफल परीक्षण हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। परीक्षण कहां किया गया है इसका, आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र,
आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में इसका क्या किया, परीक्षण किया गया है। गगनयान जाने वाला है, ध्यान रखेंगे, ये भी आप लोग इसका, तो उससे इसका जुड़ा हुआ है। इसमें भाई कितना, यह बूस्टर कितना प्रण ले रहा है इसके अंदर, ये तो 203 टन ठोस क्या ले रहा है आपका, प्रणोदक, 203 टन ठोस प्रणोदक ले रहा है, और 135 सेकंड के लिए इसका परीक्षण किया गया। कितने, 135 सेकंड के लिए इसका क्या किया गया, परीक्षण किया गया इसरो ने, जो कि सफल रहा है, ये ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए विकास की बात करें तो तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई इसको विकसित की बात करें तो आपका भाई, आपका केरल के अंदर, केरल में कहां पर भाई, आपका तिरुवनंतपुरम में भी, तिरुवनंतपुरम में, केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है उसके अंदर इसका विकास किया गया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए इसरो की बात करते हैं तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, और ये पहली 6 एजेंसियों में शामिल है, यानी कि जो पूर्ण रूप से काम कर रही पहली 6 एजेंसियों के अंदर ये शामिल है। तो इसरो द्वारा बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला उपग्रह कब छोड़ा गया, उपग्रह, तो ये आपका आर्यभट्ट जो उपग्रह छोड़ा गया 1975 में, भाई कब छोड़ा गया, 1975 में ये छोड़ा गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसका जो नाम था वो क्या था, ये मैंने आपको बता दिया, 19 अप्रैल को ये छोड़ा गया, 19 अप्रैल 1975 को ये छोड़ा गया। आर्यभट्ट इसका क्या था, नाम था भाई। साथ में बड़ा शानदार क्वेश्चन है, कितने दिन काम किया इसने, 5 दिन तक काम किया, फिर ये खराब हो गया, किसके सहयोग से, तो रूस या यूएसएसआर के सहयोग से ये छोड़ा गया था, जो कि पहला आपका उपग्रह था, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं दूसरा उपग्रह का, 1980 में रोहिणी उपग्रह, 1980 में रोहिणी उपग्रह भाई आपका, ठीक है। पहला भारत निर्मित प्रेक्षण यान आपका SLV-3 भाई, पहला भारत निर्मित प्रेक्षण यान आपका SLV जो आपका 3 है, ये रहा है, ठीक है। यहां पर चलिए अगली बात करते हैं, स्थापना इसकी, इसरो की स्थापना की अगर हम बात करते हैं, एक बार मैं थोड़ा सा रफ करूंगा भाई, उसके बाद हमें बात करेंगे आगे। एक बार मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, इसरो की स्थापना आपकी कब की गई है, जनक कौन है, आदर्श वाक्य क्या है, फिर नहीं कराऊंगा आज के बाद में, ठीक है। आज इसको आप नोट कर लेंगे। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1900 कब करी गई भाई, 15 अगस्त को इसकी स्थापना करी गई है, ठीक है। इसरो की हेडक्वार्टर कहां पर है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। तो हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो बेंगलोर में, बेंगलोर कर्नाटक के अंदर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है, बेंगलोर कर्नाटक के अंदर हेडक्वार्टर। साथ ही बात करें आदर्श वाक्य, मानव जाति की सेवा में, आदर्श वाक्य अगर पूछे, आदर्श वाक्य तो क्या आपका भी, मानव जाति की सेवा में, मानव जाति की सेवा में क्या आपका भाई, आदर्श वाक्य मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष आपका क्या, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भी, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था भाई आपका ये इसरो को लेकर के। चलो अगला क्वेश्चन आपका जो चर्चा में है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका चर्चा में है, वायु प्रदूषण से, क्वेश्चन नंबर 8 अभी आपका, क्वेश्चन नंबर 8। मुझे इशारा किया गया है सर समय बहुत हो गया है, मुझे भी दिख रहा है भाई समय हो गया है, मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूं, उसके बाद अगले क्वेश्चन की यहां पर बात कर रहे हैं। वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा व्यक्ति मारे गए, कब मारे गए हैं भारत के अंदर, तो वो बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए वायु प्रदूषण द्वारा मृत्यु आंकड़े चर्चा में है भाई, चर्चा में है। अब देखो वायु प्रदूषण द्वारा मृत्यु के जो आंकड़े हैं ये आपके क्या है, चर्चा में है, इनको लेकर के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाई, आपका एक रिपोर्ट आई है भाई,
एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक संख्या किस देश में दर्ज की गई है वायु प्रदूषण से? तो चर्चा इसलिए है कि सबसे अधिक जो लोग मरते हैं वो कहां पर मरते हैं भाई? भारत में मरते हैं, भारत में वायु प्रदूषण से। ठीक है, अब सुनना, कान खड़े हो जाएंगे भाई। एक द आपका द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ रिपोर्ट, द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार इसने एक रिपोर्ट दी है प्रदूषण और स्वास्थ्य का हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भाई आपके 2019 में आपके भारत में 16.7 लाख जो मौत है वो कौन जिम्मेवार है? इनका प्रदूषण जिम्मेवार है। प्रदूषण में कौन सा? आपका वायु प्रदूषण जिम्मेवार है। कौन सा जिम्मेवार? आपका वायु प्रदूषण जिम्मेवार है। इस वर्ष के मौतों में जो टोटल मौत हुई थी कितना प्रतिशत था? 17.8% भागीदारी थी वायु प्रदूषण की। बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है भाई कि अकेले वायु प्रदूषण से कितने लोग मारे गए? आपके 17.8% जो लोग मारे गए यहाँ पर, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार मैं रख करूंगा क्वेश्चन नंबर 9 भाई आपका करा दो भाई। अरे बोर तो नहीं हो गए? चलो हो गए तो भी कोई बात नहीं है, होते रहना, लेकिन क्वेश्चन तो मैं करा के ही जाऊंगा आपको भाई अगला भी, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बोलोगे सर ये छोड़ना नहीं था हमने। 2 मिनट और सही भाई, 2 मिनट और बने रहेंगे। कुछ लोग तो जा रहे हैं छोड़ के, बस एक मैसेज कर दिया सर खुश है, छोड़ के जा रहे हैं, गिव अप करके जा रहे हैं। मैं भी तो गर्मी में खड़ा हूं भाई, तुम कहां जा रहे हो? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो वो बात है आपकी भाई 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर चैंपियनशिप, महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2012 चैंपियनशिप 2022 कौन चैंपियन बना है? किसने जीती है? तो ठीक है भाई, किसने जीती है? तो ये आपका है भाई उड़ीसा द्वारा जीती गई है। किसके द्वारा जीती गई है? उड़ीसा के द्वारा जीती गई है। कौन सी चैंपियनशिप थी? 12वें नंबर की थी। ठीक है, उड़ीसा ने मध्य प्रदेश में भोपाल में आयोजित प्रतियोगिता फाइनल में, तो उड़ीसा ये प्रतियोगिता कहां थी आपकी? भोपाल में थी भाई, भोपाल के अंदर थी। और उड़ीसा ने किसको हराया प्रतियोगिता के फाइनल में? कर्नाटक को हराया भाई। उपविजेता कौन आपके? कर्नाटक उपविजेता। विजेता आपको पता लग गया, विजेता कौन आपके? उड़ीसा। प्रतियोगिता कहां पर हो रही है? आपकी भोपाल के अंदर हो रही है। कर्नाटक के आपके उपविजेता भाई, विजेता कौन आपके? कर्नाटक है, ध्यान रखेंगे इन्होंने। और झारखंड ने हरियाणा को हरा करके प्रतियोगिता में 3रा स्थान, झारखंड ने, जय हो, झारखंड ने हरा दिया भाई। किसको हरा दिया? दूध पीने वाले झारखंड ने हरा दिया। किसको भाई? हरियाणा को। जय हो, बड़े खुशी की बात आशा होंगे। तो पूछे इस प्रतियोगिता में 12वीं चैंपियनशिप प्रतियोगिता में हरियाणा का स्थान कौन सा है रहा? तो 4th रहा। बड़े गर्व के साथ बोलना, 4थे नंबर पे रहा। तो 3रे नंबर पे झारखंड रहा, 2रे नंबर पे आपका कर्नाटक रहा, पहले नंबर पे कौन आपका? उड़ीसा। पहले नंबर पर कौन रहा आपका? उड़ीसा। प्रतियोगिता कहां हो रही है आपकी? भोपाल के अंदर हो रही है। ठीक है, उड़ीसा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो गणेशी लाल क्या है आपके? राज्यपाल है भाई, ध्यान रखेंगे। नवीन पटनायक क्या आपके? पटनायक सीएम साहब है भाई। आपकी विधानसभा जो सीट है 147 है। राज्यसभा सीटों की बात करें तो 10 है। लोकसभा सीटों की बात करें तो कितनी है? 20 है। ठीक है, चलिए आज हमने 9-10 क्वेश्चन बड़े ही अच्छे बेहतरीन टॉपिक वाले क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं, जो कि आपको 2022 में मिलने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। भाई कमेंट्स जरूर करा करो ताकि मुझे पता लगता रहे कि क्या कमी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। क्लास को शेयर कर दियो भाई, ज्यादा से ज्यादा। क्लास को लाइक तो नहीं बोलूंगा मैं, लाइक तो तुम्हारी मर्जी है, बट शेयर के लिए तो मैं बोल ही सकता हूँ। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को ताकि पहुंचाऊं ताकि उनका भला हो सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट भाई। चैनल सब्सक्राइब करना भाई।